सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि x बराबर r/2 कहाँ से आया। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि जो फोकस दूरी चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल, यहाँ पर फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी त्रिज्या के आधा होता है। ये कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, एक अवतल दर्पण लिया गया है। और पिछले वीडियो को आप अगर देखे होंगे बढ़िया से तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी अवतल दर्पण पर अगर ये मुख्य अक्ष होता है, ये ध्रुव और ये केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते थे। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब भी दर्पण से टकराती है यानी आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती थी उसी को ना फोकस कहते थे। तो आज से ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण से आपतित होंगी तो वो फोकस से होकर आएगी, हमेशा फोकस से होकर आएगी। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के ये जिस बिंदु को काटेंगे उसको फोकस कहते थे। तो हमेशा फोकस नहीं आएंगे, चाहे ये आपतित किरणें कितना भी टकरा दिया जाए। एक किरणें इसको टकराते हैं, देखते हैं कहाँ से जाता है, तो ऐसे फोकस से होकर जाएगी, फिर ऐसे ये फोकस से होकर जाएगी। कितना भी आपतित किरण हो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रहने पर वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये बात को याद रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे अवतल दर्पण है, यहाँ पर देखिए ऐसे अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, अगर ये केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हुई है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हुई है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी, हमेशा और हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिए हैं हम लोग और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अभी हम लोग अवतल दर्पण को देख रहे हैं, तो उत्तल क्यों हम लोग बताएं यहाँ पर। तो अवतल ही देखिए आप लोग, देखिए अवतल दर्पण एक लिया गया है और अवतल दर्पण में ए बी जो है आपतित किरणें हैं, यानी ए बी जो है आपतित किरणें दर्पण से टकराई है। ए बी आपतित किरणें दर्पण से ऐसे टकराई है। तो अवतल दर्पण में समझ में आ जाता है ना कि पॉलिश किधर करेंगे। ये अवतल दर्पण में किस भाग को पॉलिश करते हैं, किस भाग को रस्कित करते हैं, ये कमेंट में आप लोग बताइए जल्दी। हम ही बता देते हैं, उत्तल भाग को यहाँ पर रस्कित कर दिया जाता है, तब अवतल दर्पण बनता है। लेकिन जब अवतल भाग को हम लोग रस्कित करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ए बी आपतित किरण है, दर्पण से टकराई है और दर्पण से, चूंकि ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, ये पीसी काल्पनिक रेखा है और पीसी को ही ना मुख्य अक्ष कहेंगे भैया। पिछले वीडियो में ये बता दिया गया है ना कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष जो कोई रियल लाइन नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक रेखा को ही ना मुख्य अक्ष कहते थे। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष पीसी हो गया और इस पीसी के समांतर ए बी किरणें दर्पण से टकराई है और टकराने के बाद ये फोकस से होकर ऐसे आ गई है। यहाँ पर ये फोकस से होकर आ गई है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर हम लोग ये अभिलंब इसी को मान लेंगे केंद्र और इस पर ये जो एक तरह से हम लोग परिमाप कर सकते हैं या दर्पण कर सकते हैं। केंद्र और दर्पण तक की दूरी को हम लोग हमेशा लंबवत होगा। क्यों? क्योंकि ये खोखले गोले का भाग है और खोखले गोले का अगर भाग होगा तो ये त्रिज्या ही होगा ना। तो खोखले गोले में त्रिज्या जो होता है हमेशा लंबवत होता है वो अपने परिमाप पर। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐसे खींच दे लंब, ऐसे लंब खींच दे, तो आप बताइए परावर्तन के नियम फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी बताओ भाई। कोई लड़का है ऐसा ही मोबाइल देख रहा है, पूछते हैं कि बताओ, तब उसी तरह से ऐसे मोबाइल देखते रहता है। पूछते हैं समझ में आया तो कुछ हाँ या ना नहीं बोलता है। आप जहां पर भी हो हाँ या ना बोलते रहा कीजिए, तभी आपको समझ में क्लियर आ जाएगा।
तो ये ए बी ये आपतित किरण हुआ, और ये बी, और इसको हम नाम दे देते हैं कुछ एम, तो बी एन क्या हो गया, परावर्तित किरण हुआ। और एक अभिलंब खींच दिए, आपको बताया था कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये ए बी किरणें कहाँ पे टकराई है, तो इस बिंदु पर टकराई है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि आपतन बिंदु क्या है, तो भैया बी हो जाएगा। आपतन बिंदु क्या है, तो बताइए आप लोग, बी हो जाएगा। फिर भी कोई लड़का इसे देखते रह गया, पागल है जी। पहले बताओ तुम लोग, जहां पर भी हो वहां पर अगर हम पूछते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो वहां पे बोलते रहना है। बोलते रहने से क्या होता है कि आप लोगों को 40 मिनट का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और घर वाला भी भैया कहेंगे कि हाँ लड़का पढ़ रहा है ऑनलाइन, अब ऑनलाइन जाके तो मोबाइल ले लिया, लेकिन पढ़ाई कहाँ कर रहा है भाई, यूट्यूब पर रील तो देख रहा है यहाँ पर, तो गड़बड़ा जाएगा उसे। ए बी आपतित किरणें हैं, और ये आपतित किरण इस बिंदु पर टकराई है, तो बी आपतन बिंदु है। तो आप याद कीजिए कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब ही तो अभिलंब कहलाता था। तो ये आपतन बिंदु पर ऐसे सी से हम लोग लंब खींच दिए, और लंब क्या, लंब होता ही है, त्रिज्या हमेशा ये परिमाप पर क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब हो गया ना। तो आप बताइए, आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अब यहाँ पर परावर्तन के नियम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा। तो अब हम लोग परावर्तन के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि ये देखो, ये अभिलंब बीसी अभिलंब है और ये भी आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कौन सा कोण होता था, तो आपतन कोण होता था। इसे आई से सूचित करते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल आई से सूचित किया जाता है ना, ये आपतन कोण इंसिडेंट एंगल आई से सूचित कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभिलंब है, बीसी अभिलंब है, ये परावर्तित किरणें हैं, तो इसके बीच का अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को आर कहते हैं। यहाँ पर आर कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको परावर्तन कोण भी कहते हैं। तो आप एक बात बताइए, परावर्तन के नियम अच्छा से आपको समझ रहिएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले अगर कोई लड़का डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है, तो पहले जाके आप ये परावर्तन के नियम को समझिए। वहां पे थंबनेल पर ही लिखा हुआ है परावर्तन के नियम 2 मार्क्स कंफर्म, और सही में 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से समझो। तो याद रखिए आप बात, यहाँ पर समझिए कि ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई, आपतन कोण। ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आर, ये परावर्तन कोण। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं कि प्रूव करना है कि 1 बराबर r/2, यही ना प्रूव करना है जी। तो ध्यान से समझिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कहां से, तो परावर्तन के नियम से। एंगल आई, चलिए यही प्रूव करना है ना जी कि 1 बराबर r/2। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा ना भैया, कहां से बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे परावर्तन के नियम से। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो कोई पूछेगा कहां से, बहुत ही तेज होता है कोई, बोले मास्टर लिख दिया, बोले कहां से लिखा, तो हम बोलेंगे भैया ऐसा ही नहीं लिखे हैं, ये परावर्तन के नियम से, ये परावर्तन के नियम से सही है, ये परावर्तन के नियम से लिखे हैं भाई कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम में दूसरा नियम बताए थे कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप बताइए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा कि नहीं होगा, तुम टनाटन बोलो, आवाज निकालो, वहां पर टाइट रहो रे, ठीक है। जैसे बतियाए लिए टाइट रहता है ना, सबसे उत्सुकता, उस तरह से उत्सुकता यहाँ लाओ, कन्वर्जन करो, वहां का उत्सुकता यहाँ आके चिपका दो, तब न मजा आएगा रे पढ़ने में। हाँ, एकदम टाइट रहो, टाइट, बिना टाइट से कोई फायदा नहीं है, एकदम टाइट रहो। अब समझो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर परावर्तन के नियम से आ गया, ये क्लियर हो गया, हो गया। चलिए अब बात समझिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब लोग
कि अब एक बात बताइए कि AB जो है AB PC के समांतर है। ये AB और PC क्या है, दोनों समांतर। AB किरणें हैं, PC मुख्य अक्ष है। ये AB और PC दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। और आपको एक बात पता होगा कि 9th क्लास में ये पढ़े होंगे आप लोग कि जब कोई दो रेखा, मान लेते इसको AB है और CD है, दो रेखा एक दूसरे के समांतर है और ऐसे ट्रांसवर्स लाइन उसको प्रतिच्छेद करती थी, तो ये कोण इसके बराबर होता था और ये कोण इसके बराबर होता था। ये कौन सा कोण है भैया, बताओ जल्दी। 9th वाला जितना पुराना बात है वो तो याद होगा, लेकिन ये याद होगा तब ना। 9th में कितने लड़की से तुम बात किया था वो याद होगा कि भाई 10th में 2 घट गया, 9th में 3 बढ़िया था। एगो तो पंजाब चल गई और एगो तो झारखंड चल गई, वो रीजन में आई थी। तो अब समझिए इसको, ये कोण इसके बराबर होता है एकांतर कोण से। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। इस बात को आप समझिएगा सर। इसका फिगर उठा करके यहाँ हम लोग रख देते हैं। देखिए AB ऐसे है ना, AB और यहाँ पर C है और यहाँ पर P है। बताओ ऐसा है कि नहीं। और ये देखिए, इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं। किसको ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं, तो ये BC को ट्रांसवर्स लाइन मानते हैं। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ना काट दिया भैया इसको, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो नहीं लग रहा है कि ट्रांसवर्स लाइन है। तो ऐसे ना BC आया है, ऐसे केंद्र से गुजरा है, तो इसको ऐसे कर दो। तो बताओ AB और PC समांतर है कि नहीं। ये AB और PC समांतर है कि नहीं। बिल्कुल है भैया, हम तो साफा बोले थे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित हुई है, मतलब AB जो है ये PC के समांतर है। जल्दी बताओ भैया, है कि नहीं है, जल्दी बताओ। AB PC के समांतर है कि नहीं। ये AB है और ये PC है और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर है, ये देखो यहाँ पर AB निकाले हैं और PC है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। और ये जो BC आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके लंब जो दिखाई दे रहा होगा, लंब जो दिखाई दे रहा है वही ना ये ट्रांसवर्स लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा, वही ना ऐसे ट्रांसवर्स लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसके अनुसार तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। कहां से भैया, तो बोलेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण कहां से, तो 9th क्लास में पढ़ना है एकांतर कोण। अगर कोई लड़का 9th क्लास में नहीं पढ़ा है तो हम जस्ट अब स्टार्ट करेंगे 9th का भी, 10th का भी, 11th 12th। आप केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए वहां पे। तो ये समझ में आ गया कि अब देखो भैया, ये ऐसे छपा हुआ था, इसको छपने रहने देते हैं। ये P था और ये P था और ऐसे PC था, तो ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब ये जो कोण है भाई, ये जो कोण है इसके बराबर होगा। कहां से, एकांतर कोण से। बोलेंगे कि AB और PC दोनों समांतर है और BC ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये जो एंगल I है ये भी एंगल I हो जाएगा। कहां से होगा, तो ये एकांतर कोण है। ये दोनों कोण एकांतर कोण है। ये दोनों कोण जो होता है, ये कोण और ये कोण एकांतर होता है। अब बताओ, ये कोण भी और ये कोण भी एकांतर हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं। आप लोग ऐसे पूरा फिगर बना के पढ़े होंगे जी, याद कीजिए ना। ऐसे रहता था, ऐसे रहता था, उसमें ये कोण एकांतर, तो वही ना हुआ, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये दोनों समांतर रेखा हो गया और ये कोण इसके बराबर होता है एकांतर कोण से। तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। पहले इसको हम पूरा नाम लिख देते हैं। तो एंगल I का पूरा नाम क्या होगा, जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। तो एंगल I का देखो, I पर एंगल, B पर एंगल बन रहा है तो इसको बीच में रखेंगे ABC। ABC बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ABC इज इक्वल टू एंगल R को क्या लिखेंगे, ये एंगल R है, यहीं पे एंगल बन रहा है ना, तो इसको बीच में, तो CBF। एंगल R को हम लोग लिख सकते हैं CBF। देखो एंगल I है, एंगल I है, ABC पूरा कवर हो गया, पूरा कोण कवर हो जाना चाहिए, ये कोण कवर हो गया। अब देखिए, जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, बाकी इन दोनों को कहीं भी इधर भी ले, ऐसे इस एंगल को हम लोग ABC लिखे, या लिख सकते हैं CBA, ऐसे भी लिख सकते हैं CBA या ABC। क्लियर है। अब इस एंगल I, इस वाला एंगल के लिए हम नाम लिखे हैं, ये नहीं समझता।
फिर एंगल आर है यहाँ पर, तो इसको लिखो CBA। अब कोई लड़का कहेगा ना हम ऐसे ना लिखेंगे, तो हम भी बोलेंगे हम ऐसे ना बताएंगे। कोई लड़का ऐसे भी लिख सकता है ABC, यानी जहां पे एंगल बनता है इसको बीच में रखना चाहिए, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। अगर ये कोई लड़का नहीं जानता उसके लिए, कोई जानता है तो बहुत बढ़िया भैया, आप पढ़िए ना पूरा अच्छा से, आप ही के लिए तो हम लोग हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये हो गया, क्लियर है। अब बात बताओ भाई कि एंगल ये वाला जो है इसके बराबर भी है, तो अब कहां से, तो एकांतर कोण से। ये AB और PC मुंह कट के समांतर, ये AB और PC एक दूसरे के समांतर, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो इसका दोनों को हम लोग नाम से बराबर करते हैं, ABC ये वाला कोण लिखते हैं ABC, ये वाला बराबर है, इसके बराबर है ना, ये कोण इसके बराबर है, कैसे, एकांतर कोण से। तो इसका नाम लिखिए, AB और BC समांतर है, तो एक BC ट्रांसवर्स लाइन है यानी प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये कोण एकांतर कोण, और ये कोण बराबर होगा इसके, तो इसका नाम लिखिए BCF। आप चाहे तो BCP भी लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, तो इसको बीच में रखें BCF। समझ में आया? हाँ आया होगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब एक बात बताइए भैया कि आप जिंदगी में कभी 7th में समीकरण चालू हो जाता है भैया, और कोई 7th में कुछ कर रहा होगा तो वो नहीं समझा होगा तो समझा देते बोल कि 4 बराबर x और 4 बराबर y। अब बात समझिएगा सर, 4 बराबर x है, 4 बराबर y है, तो बताइए आप लोग इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इन दोनों का लेफ्ट, ये दोनों समीकरण का, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों समीकरण का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, x बराबर भी y होगा। क्यों भैया? क्योंकि x बराबर 4 y बराबर 4, मतलब x बराबर y, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। समझ में आ गया कि नहीं? ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहने से राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है, और राइट हैंड साइड इक्वल रहने से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होता है। ये समझ में आ जाता है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दो समीकरण का बराबर है, ये देखो ना ऐसे घेर दिए है, ये देखो बराबर है, देखो 4 बराबर x 4 बराबर y, दो समीकरण है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा, तो x बराबर भी y होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC, तो मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। अब लिख देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। समझ में आ गया? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। समझ में आया? कहां से ये लिखे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है ना कि ये आपतित कितने हैं, ऐसे BM टकरा के वापस लौटी है परावर्तित किरण, ये अभिलंब खींच दिए हैं। एंगल I जो है आपतन कोण है, एंगल R परावर्तन कोण है, इसके बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये हो गया भैया, और ये देखिए इसके बराबर ये हो गया, ये एकांतर कोण से हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी भैया। यहाँ तक समझ में, जहाँ कहीं भी हो आप बोलते रहिएगा, बोलते रहिए भाई, जहाँ कहीं भी हो आप बोलते रहिएगा, सब लोग बोलते रहिएगा, बाबू मैया सभी लोग बोलते रहिएगा वहां। अब बात एक बताइए कि CBF और BCF, ये देखो CBF मतलब ये कोण, यही कोण है ना जी। थोड़ा सा हम ऊपर इसको कोण को करते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से कंप्लीट देख लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। यही R एंगल है जो कि CBF है, देखो यही ना है भैया CBF मतलब ये कोण, इसको 2 बार ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, और BCF के बराबर है, मतलब BCF ये कोण है रे, तो ये दोनों बराबर हो गया भैया।
ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ऑब्वियसली बराबर होगा भैया। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए ये ध्यान से देखिए, CBA मतलब ये कोण बताया था ना कि बीच वाला पर कोण बनता है, तो बी बीच में ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर B है और यहाँ पर B है, CBA, तो ये कोण BCA। देखिए BCA, C बीच में है, यहाँ देखो, यहाँ पर बीच वाला पर कोण बना है BCA, ये कोण। तो ये दो ऐसे दिखा दिए कि दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग को बराबर हो जाए, ऐसे लगे कि भाई साहब सही में बराबर है। ऐसे तो फिर इसको में भी दो करना होगा, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। समझिए आप लोग, इस सब समझ में आता है ना? समझ में आ जाता है, इसको भी दो कर दो, तुम्हारा मर्जी। तो ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, तो ये कोण बराबर होगा। और ये दोनों देखिएगा आप, त्रिभुज BCF को देखिएगा तो एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर है। एक ही त्रिभुज में कितने कोण बराबर है भैया? दो कोण बराबर है। देखिए यहाँ पर समझिए, एक त्रिभुज, अगर हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज के दो एंगल अगर बराबर हो जाए, मान लेते ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये त्रिभुज का नाम है ABC, और इस त्रिभुज में अगर एंगल B बराबर एंगल C है, अगर एंगल B बराबर एंगल C है, यानी एक त्रिभुज के दो एंगल बराबर है, तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होगा, उसके सामने का भुजा भी बराबर होगा एक दूसरे को। तो एंगल B के सामने जाएंगे, ऐसा हाथ मूंद के ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कौन मिला भैया? AC मिला। तो यहाँ पर AC बराबर होगा, और फिर एंगल C के सामने जाएंगे तो AB मिला, तो AB के बराबर होगा। ये समझ में आया? ये 9th क्लास का ही है, सब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 9th क्लास में अगर कोई नहीं पढ़ा होगा बढ़िया से तो कम समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम लोग यहीं पे समझा देंगे भैया, ये 9th क्लास का है तो क्या हुआ, यहीं पे समझा देंगे। यहाँ पर अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए, ये त्रिभुज ABC था और इसमें दो कोण बराबर था, तो इसका आमने सामने का भुजा भी बराबर कर दिए। इसमें हम लोग बोले थे कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, मान लेते हैं। तो इसके सामने AB भुजा है, C के सामने AB भुजा, और B के सामने AC भुजा, तो AC भी AB के बराबर होगा। एक त्रिभुज के दो एंगल बराबर है, तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा सर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो BCF एक त्रिभुज है, त्रिभुज BCF। यहाँ पर ऐसे मिटा, यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज BCF में ये वाला कोण इसके बराबर है, BCF ये त्रिभुज है, ये कोण इसके बराबर है। तो इसका नाम बताइए भैया, ये इसका नाम आगे बताइए। तो CBF, तो एंगल जो है CBF बराबर होगा, ये इस कोण के बराबर है, तो BCF, एंगल BCF। जस्ट इसको उतार दो ना भैया, यही ना बराबर हम लोग किए थे। तो बताइए त्रिभुज BCF में अगर ये दोनों कोण आपस में इक्वल है, तो इसके आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, तभी हम लिखेंगे। जल्दी बताओ। हाँ, होना चाहिए, कोई भी बोलेगा होना चाहिए। तो इस एंगल के सामने आओ तो कौन सा भुजा मिलेगा? सामने आ रहे भाई, सामने आए, CF मिल गया। इस एंगल के सामने CF, CBF के सामने आए तो CF मिल गया, तो CF बराबर होना चाहिए। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब इस कोण के बराबर है ना ये, तो इसके सामने जाओ, ऐसे ऐसे जाएंगे 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 जाएंगे, तो BF मिल गया। कौन सा मिल गया भाई? BF मिल गया, BF मिल गया। यहाँ पर एंगल I लिखा हुआ था, तो ये BF के बराबर हो जाएगा। देखो ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने की गए तो BF, और इसके सामने आए तो CF, तो BF इज इक्वल टू CF। आगे समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ। इसको इस समीकरण नंबर 4 मान लो। अब एक बात बताओ तुम लोग, बहुत गंदा हो गया फिगर, इसको फिर से हम लोग ऐसे बढ़िया से कर देते हैं, सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर R है इस तरह से, हाँ। अब देखिए इसको, CF बराबर BF हो गया। उसके बाद समझिए ये, अगर ये देखिए ये लास्ट पॉइंट है और ये दर्पण का लास्ट पॉइंट है, इन दोनों को पॉइंट मिलाने वालों को हम लोग द्वारक कहते हैं।
तो आप बताइए भैया, दर्पण कितना टेढ़ दिखाई देता है? बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाएगा। तो दर्पण का द्वारक बहुत ही न्यूनतम होता है। इस तरह से मिलाने वाला, गंदा नहीं कर रहे, ऐसे रेखा को मिलाने वाला कोई दर्पण का द्वारक चाहते, मतलब कितना वो झुकल है, कितना वो टेढ़ है। भैया टेढ़ कहाँ रहता है दर्पण ज्यादा जी? तो द्वारक कम ही होगा ना। तो इस जो BF है, ये B पॉइंट है, उसको हम मान लेंगे कि बहुत नजदीक है P के। माना बिंदु B जो है, माना बिंदु B P के बहुत निकट है। ऑब्वियसली है, क्योंकि ये दर्पण का द्वारक कितना टेढ़ रहेगा। दर्पण हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण, तो मतलब इतने को टेढ़ कहाँ रहता है जी? नहीं ना, हल्का टेढ़ रहता है। तो द्वारक न्यूनतम हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला को द्वारक कहते हैं। तो इसे झुकल है, वही ना द्वारक हो गया भाई। तो द्वारक कितना झुकल रहता है? बहुत कम। तो मान लेंगे कि ये जो B है वो P के बहुत नजदीक है। इसको समझिए आप लोग। दर्पण की द्वारक मतलब समझिए कि कितना झुकल है, कितना टेढ़ है। ऐसे अगर मान लेते हैं अवतल दर्पण ऐसे दिखाई देता है, लगता है कि भाई कुछ लड़का तो कंफ्यूज रहता है कि अवतल थोड़े रही तो समतले लग रहा है ना भैया, थोड़ा सा देखिएगा तो ऐसे रहता है। तो इसके बीच की दूरी को, इसके और इसके पॉइंट को मिलाने वाला को द्वारक कहते हैं। द्वारक लगभग कम होता है, तो द्वारक भी बहुत न्यूनतम होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि द्वारक अगर न्यूनतम होता है तो ये B पॉइंट जो है P के बहुत नजदीक होगा ना भैया। तो B पॉइंट जो है P के बहुत नजदीक है। माना बिंदु B जो है P के बहुत निकट है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये ऐसे रहे, अगर मान लेते हैं ये है और ये B है और ये बहुत निकट है B के, तो हम लोग लगभग इसको मान लेंगे कि AB जो है AC के बराबर है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली मान लेंगे। देखो बराबर भी लग रहा है। इसको अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ समझिए, अगर ये A है और ये B है और ये C है, अगर ये B के ये पॉइंट जो है C पॉइंट जो है B के बहुत नजदीक है, तो AB बराबर AC कह देंगे। तो यहाँ भी ये B पॉइंट जो है P के बहुत नजदीक है, तो BF बराबर FP होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो BF बराबर हो जाएगा FP। ये समीकरण नंबर, इसको हम लोग कर देते हैं 5। BF बराबर FP कहां से आया? ये B मान लिया हम लोग कि B जो है P के बहुत नजदीक है, तो ये BF और ये FP क्या हो गया? दोनों आपस में इक्वल हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल इधर से भी लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा दिखने के लिए कि BF को इधर लिख देते हैं और FP को इधर लिख देते हैं। अगर बराबर है तो किधर से भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। BF बराबर क्या हो जाएगा? FP। यहां तक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देख लीजिए जी, यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए यहां तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, हम देख लेते हैं। हाँ, यहां तक आप लोगों को कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 में। अगर आप ध्यान से अगर देखिए, इक्वेशन 4 और 5 में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इक्वेशन 4 और 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम एंड 4 एंड 5, यानी इक्वेशन 4 और 5 से, 4 और 5 से क्या पता चलता है हम लोगों को कि 4 और 5 में देखिए कि राइट हैंड साइड, 4 का देखिए इक्वेशन राइट हैंड साइड और ये 5 का राइट हैंड साइड दोनों BF है, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी CF बराबर हो जाएगा FP यानी PF। कुछ भी बोलो भैया, CF को FC बोल देना, तू PF हम कर देते हैं, यहाँ पर FP को PF कर देते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। अब हम इसको प्रूव करने के लिए, अब देखो तो भैया हम लोगों को लाना है क्या? PC लाना है और FP लाना है। तो लगभग PF यानी FP, PF यानी FP कुछ भी आ गया है, लगता है PF आ गया है। अगर ये PC करने से नजर आता ना, तो जोड़ जाड़ के मामला सेट कर देते हैं और आ जाता, प्रूव हो जाता। तो अभी हम बताते हैं कैसे प्रूव होगा। आप लोग ध्यान से समझिए, आपको भी प्रूव करने आ जाएगा। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
ये सब कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हट गए हैं और आप नोट्स भी कर लिए होंगे। आपको पूरा उम्मीद है कि आप नोट्स भी कर लिए होंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और तुरंत 2 मिनट में हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ऐसे मिटा दिए थोड़ा सा, समझ में आ जाता है ना सब आप लोगों को। ये देखिए मिटा दिए हैं हम, ये भी समझ आना है कि मिटा दिए हैं। अच्छा, ये CF बराबर PF हो गया। अब बात बताओ भाई, ये जो P और C है, दो भुजा से इन्हें मिलकर बना हुआ है। PC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे P और C बराबर क्या लिख सकते हैं, ये को E है और ये को E है, तो इन दोनों का जोड़ लिख सकते। अब आप लोग एक बात बताइए भैया कि यहाँ जो PC है, यहाँ जो PC है वो PC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC जो है ये भुजा और ये भुजा से इन्हें मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि PC जो ये पूरा कंप्लीट PC जो है CF प्लस PF से बना है। PF बोल दिए, उसको FP भी आप बोल दीजिए। ये जो PC है, ये जो PC है वो CF, ये CF और प्लस FP को आप PF भी बोल सकते हैं, ठीक है, और CF को FC भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा कि ये जो PC जो है, बड़का जो PC है, ये जो बड़का PC है वो CF प्लस PF से बना है, CF प्लस PF से बना है। ये समझ में आ गया। ये P और C जो है, PC जो है बड़का, वो एक CF से है और इसमें एक PF है, यही ना है, इससे बना हुआ है। क्लियर है? हाँ। अब आप एक बात बताइए भाई कि ये जो CF आया है यहाँ पर, इस CF के जगह पर हम लोग PF भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 6 से। लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन नंबर 6 से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CF के जगह पर PF लिख सकते हैं। ये CF है और यहाँ भी CF है, तो ये CF के जगह पर PF लिख सकते हैं। CF बराबर है PF के समीकरण नंबर 6 से। तो PC इज इक्वल टू, CF की जगह PF लिख देते हैं और प्लस PF कहां से, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन, या इंग्लिश में लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 समीकरण 6 से। अब बात बताओ भाई, PC तो ऐसा ही रहेगा, PF है यहाँ पर, तो P और F आपको बताए थे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस कहते थे, फोकस दूरी कहते थे। ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते थे, चाहे दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो। आपको बताया गया था कि ये ध्रुव है और ये फोकस है और इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी। तो PF फोकस ही है ना भैया, और फोकस दूरी को 1 से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखो PF और PF जोड़ेंगे तो 2PF हो जाएगा। अब PF क्या है, फोकस दूरी है, P और F यानी फोकस दूरी है। बता दें कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये PC क्या है, P और C, और ये भी आप लोग को बताया गया था कि ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यह ध्रुव वो तो प्रधान अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को बताए थे कि ध्रुव और केंद्र को, ये ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R से सूचित करते हैं। तो ये PC को R लिख सकते हैं, ये R लिख दिए, और यह 2 है तो 2, और PF को क्या लिख सकते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी F से सूचित करते हैं, उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये PF के जगह पर F लिख दिए, ठीक है। अब सब ये यहाँ पर थोड़ा सा और मिटा देते हैं। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, R/2 बराबर F आ गया, F बराबर R/2। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग F इज इक्वल टू R/2। अब किसी को ये भी लग रहा होगा कि इधर से इधर काहे कर दिए भाई, ये दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कर दो या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। F2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, समझ में आ जाता है ना। तो ये प्रूव हो गया कि F बराबर R/2 कहां से आया। अब आपको एक बात बता दें कि ये हम लिखाने के हालात में नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा कि चाहे दर्पण उत्तल हो, लिख लीजिए, ये कॉपी में जल्दी कॉपी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो जी, सब कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, अगर बिंदु B, अगर ये बिंदु B P के अति निकट हो, तो हम लोग कहेंगे कि हमेशा फोकस दूरी त्रिज्या के आधा होता है। फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या के आधा होता है। त्रिज्या
ये त्रिज्या फोकस, ये क्या कहेंगे इसको, कि त्रिज्या जो है फोकस के दोगुना होता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि त्रिज्या जो होता है फोकस के दोगुना होता है, फोकस त्रिज्या के आधा होता है। ये फोकस है, त्रिज्या के 2 भाग है, मतलब आधा होता है। त्रिज्या बटा 2 है तो त्रिज्या का आधा होता है। तो चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल,